नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बेस पे आते थे कि भाई ये 2014 में किसको वोट देना चाहिए, या अभी जो दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर 2013 में, उसमें किसको वोट देना चाहिए, वोटिंग का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो मेरा ओपिनियन है, तो पहले जो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि वोट देते समय क्या देखना चाहिए। तो देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अच्छे कानून। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपके एरिया में जो भी 5, 10, 15 कैंडिडेट है, उनमें से किन कैंडिडेटों ने अच्छे कानून भारत में लाने के लिए प्रचार किया। अब अक्सर ये आएगा कि 15 में से किसी ने नहीं किया, क्योंकि अच्छे कानून मतलब मैं जैसे एक कानून है जन लोकपाल, तो मैं इसको बुरा कानून बोलता हूँ। मतलब जन लोकपाल विथ राइट टू रिकॉल जन लोकपाल अच्छा कानून है, पर जो अन्ना ने जन लोकपाल रखा था, जन लोकपाल विथ नो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल, वो एक बुरा कानून है। वो आता तो मल्टीनेशनल कंपनियों का फ़ायदा हो जाता देश को टेक ओवर करने के लिए। तो जो जन लोकपाल विथ नो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के प्रचार है, उसमें तो माइनस पॉइंट मिलेंगे। तो अच्छे कानून का प्रचार किसने किया है, तो आप पहले तय करो कि आपको कौन सा कानून अच्छा लगता है, कौन सा कानून बुरा लगता है। तो मैं जो अच्छे कानूनों का लिस्ट देता हूँ, राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, वेल्थ टैक्स, रिक्रूटमेंट बाय रिटन एग्जाम ओनली। तो भारत में बस ये राइट टू रिकॉल ग्रुप है मेरा, और जो भी उसके 2-5 हज़ार वॉलेंटियर है, बस हम ही लोग राइट टू रिकॉल के कानूनों का और ये सारे कानूनों का प्रचार कर रहे हैं। कानून के ड्राफ्ट का, राइट टू रिकॉल की बात कहने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। लालू यादव है, नीतीश कुमार है, मुलायम सिंह यादव है, वो भी बहुत राइट टू रिकॉल की बात करते हैं। सोमनाथ चटर्जी, आप गूगल करो सोमनाथ चटर्जी राइट टू रिकॉल, तो आपको सोमनाथ चटर्जी हर साल में 2-3 स्टेटमेंट देते थे राइट टू रिकॉल पे, पर उन्होंने ड्राफ्ट पार्लियामेंट में लाने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की। कोई ड्राफ्ट उन्होंने मीडिया को नहीं दिया, उनके वेबसाइट पे नहीं रखा। तो अच्छे कानूनों का प्रचार तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। जिन लोगों को भारत में अच्छे कानून लाने हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इलेक्शन में आप जिस कैंडिडेट ने अच्छे कानून का प्रचार किया है उसके लिए वोट दो, या आप सेक्शन 49O का इस्तेमाल करो, नन ऑफ द अबाउ, कि भाई मुझे किसी को वोट नहीं देना। वोटर बूथ में जाओ, उनसे बोलो कि भाई मुझे पर्चा दो 49O का, वो आपको एक पर्चा देंगे, उस पर साइन करो, यानी आपका वोट है वो नन ऑफ द अबाउ में जाएगा। फिर दूसरा क्राइटेरिया है कि भाई मुझे देश में अच्छा प्रधानमंत्री लाना है। तो देश में अच्छा प्रधानमंत्री लाने का मैं जो तरीका सजेस्ट करता हूँ वो ये है, मैंने अपने MP को SMS से ऑर्डर भेजा कि भाई आप पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाओ कि नरेंद्र मोदी को PM बनाना है, और वो रेजोल्यूशन आए तो मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि यस में वोट डालना। तो देश में अच्छे प्रधानमंत्री का लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने MP को SMS से ऑर्डर भेजो कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। आपको नरेंद्र मोदी ठीक नहीं लगता तो नीतीश कुमार, मायावती, शिवराज सिंह चौहान, जो भी व्यक्ति आपको ठीक लगते है उसका नाम दो। आप एक से ज़्यादा नाम भी दे सकते हो प्रेफरेंशियल वोटिंग से, कि डियर MP, आई ऑर्डर यू टू कास्ट वोट एज पर फॉलोइंग: 1 नरेंद्र मोदी, 2 शिवराज सिंह चौहान, 3 मायावती, जो भी आपका प्रेफरेंस लिस्ट है। और फिर MP को जितने SMS से ऑर्डर मिले हैं उस हिसाब से वो वोटिंग करे। वो सिस्टम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रेफरेंशियल वोटिंग बोलते हैं। वो सिस्टम के आधार पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो सकती है। तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए मान लो मोदी को PM बनाना है तो BJP को वोट देना ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप वोट किसी को भी दो, इलेक्शन ख़त्म हो जाए उसके बाद MP को SMS से ऑर्डर करो कि भाई आप पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को PM बनाना। और
फिर भी यदि ये आपका फैक्टर है कि भाई देश में कानून भाड़ में जाए, मुझे सिर्फ देश में एक अच्छा पीएम चाहिए, तो जो भी आपको अच्छा पीएम लगता हो उसकी पार्टी को वोट दे दो। ये एक दूसरा क्राइटेरिया होगा जिसको मैं नहीं मानता, पर बहुत सारे लोगों के लिए एक ही क्राइटेरिया होता है। जैसे गुजरात दिसंबर 2012 में मैं असेंबली का चुनाव लड़ा था, मुझे 1% वोट मिले थे, 1%, अप्रॉक्सीमेटली 1% से थोड़े ज़्यादा 1.2%। पर अधिकतर लोगों ने कहा कि भाई हमें एक अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए, और अच्छे मुख्यमंत्री में दो ही ऑप्शन है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। नरेंद्र मोदी है वो अच्छे हैं या कम बुरे हैं, इसलिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मतलब बहुत सारे वोटरों का ये मानना था। और ठीक है, उन्होंने इसी हिसाब से वोट दिया। पर इससे देश में अच्छे कानून लाने का जो प्रयत्न है उसको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा और वो कमज़ोर पड़ जाएगा। देश में अच्छे कानून लाने का प्रयत्न बहुत कम लोग कर रहे हैं, पर उनको यदि वोट नहीं मिला तो उनका प्रयत्न और कमज़ोर हो जाएगा, उनके कार्यकरों में डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाएगा, जो लोग प्रचार करें उनमें भी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाएगा। तो फिर आपको तय करना है कि देश में अच्छे कानून लाने की जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं उनको आपको मदद करनी है या नहीं, वोट देना है या नहीं। फिर कुछ और फैक्टर है जो कि एकदम बकवास है। कभी कभी कुछ कहते हैं कि चैरिटी कर रहा है, कि ये एमपी का कैंडिडेट है, उसने अस्पताल खोल दिया इसलिए मैं उसको वोट दूंगा। तो ये मेरे ख्याल से बकवास रीज़न है। भाई अस्पताल खोल के उसने 1-2 लाख मान लो करोड़ का भी खर्चा किया, तो एमएलए बनने के बाद वो 10 करोड़ कमाएगा तो घाटा आपको होगा। वो एक अस्पताल अच्छा चला रहा है, लेकिन वो हेल्थ मिनिस्ट्री को सुधारने के लिए कानून पास नहीं होने देगा, तो दुनिया भर के अस्पताल है वो गड्ढे में जाएंगे। आपके एरिया में और जो सरकारी अस्पताल है वो भी सब गड्ढे में जाएंगे। फिर कुछ कहता है ये दूसरा चैरिटी वर्क कर रहा है कि झोपड़पट्टी में 100-200 लड़कों को पढ़ा रहा है, या थोड़े बहुत स्कूल खोल दिए जहाँ पे 1000-2000 लड़कों को पढ़ा है। भाई राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के कानून के लिए यदि प्रयत्न किया होता तो आज ज़्यादा लोग एजुकेशन ज़्यादा बच्चों तक पहुँच जाता। तो जो अच्छे कानूनों के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ उनको वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो चैरिटेबल एक्टिविटी में जितना खर्चा किया उसका 20 गुना वसूल लेंगे इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, चुनने के बाद। फिर चैरिटेबल एक्टिविटी है वो तो बीजेपी कांग्रेस भी बहुत करती है, आरएसएस है, उसके बहुत सारे चैरिटेबल एक्टिविटी चलते हैं। ये एकल विद्यालय है, फिर ये ब्लड बैंक्स है, विश्व हिंदू परिषद है, वो भी बहुत सारे स्कूल चलाती है। कांग्रेस का सेवा दल है, वो भी बहुत चैरिटी चलाते हैं। इतना पैसा कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चैरिटी पे खर्चा करेंगे। और सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला है तो वैसे ये गुंडे बदमाश लोग सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। अहमदाबाद में लतीफ़ नाम का एक क्रिमिनल था, तो सबसे ज़्यादा चैरिटेबल एक्टिविटी लतीफ़ की चल रही थी। और चैरिटेबल एक्टिविटी के आधार पे वो 5 सीट का कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी जीत गया। वो 5 जगह कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा रहा और वो 5 में जीत गया, जिसका मेन रीज़न था कि वो इतने चैरिटेबल एक्टिविटी करता था। यहाँ तक कि उसके जीतने के बाद राज्य सरकार को कानून बनाना पड़ा कि एक आदमी सिर्फ 2 ही जगह फॉर्म भर सकता है। तो चैरिटेबल एक्टिविटी से लोग जीतते हैं, लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटी देख के वोट नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। दूसरा, पेड मीडिया रिपोर्ट। पेड मीडिया रिपोर्ट है वो सबसे बड़ा खतरनाक है कि आपने पेड मीडिया में पढ़ा कि अरविंद गांधी अच्छे आदमी है, उसको वोट दे दिया। पेड मीडिया फिर कुछ भी हो सकता है, पेड टाइम्स नाउ हो सकता है, पेड अर्नब गोस्वामी हो सकता है, ये पेड हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है। तो बहुत सारे नेताओं को पेड मीडिया ही उभारती है। जैसे ये दुरात्मा गांधी थे, वो पेड मीडिया नहीं उसको उभारा था, अंग्रेज थे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को पैसा दिया था। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजों का ही अखबार था, आज भी वो अंग्रेजों का ही अखबार है, सिर्फ नाम का मालिक है समीर जैन।
बाकी सारा अखबार है वो अंग्रेज़ों के मतलब अमेरिकनों के पैसे पे ही चलता है, उनके इशारों पे ही चलता है। तो अंग्रेज़ों ने टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को पैसा दिया था कि मोहन भाई का नाम छापो, उनको हर जगह हीरो बनाओ। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने ये बिरला वगैरह को भी पैसा दिया था कि जो हिंदी अखबार है उस समय के, उसमें भी मोहन भाई को खूब उपारो। तो पेड मीडिया की वजह से दुरात्मा गांधी थे वो एक बहुत बड़े नेता बन गए थे। आज वही फिनोमिना चल रहा है कि अरविंद गांधी है वो पेड मीडिया की वजह से एक बहुत बड़े एक लड़ाकू नेता, मतलब कि बुराई के सामने लड़ने वालों में से नंबर 1, वो इमेज जो पेड मीडिया ने उनकी खड़ी की है। तो अब पता कैसे लगाए कि ये जो नेता है वो असली है या नकली है? सवाल पूछ के। अब पेड मीडिया का जर्नलिस्ट है, वो उसको सवाल पूछेगा और वो उसका जवाब देगा तो 100 में से 100 नंबर आ ही जाएंगे उसके। आप उसको सवाल पूछो, अपने दिमाग से जो भी सवाल लगता है उसको पूछो, और जब वो जवाब देने में गोल गोल बात करेगा, घबरा जाएगा, तो पता लग जाएगा कि ये सिर्फ पेड मीडिया की उपज है। जैसे मैंने कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोला कि बांग्लादेशियों के बारे में सवाल पूछो कि भाई बांग्लादेशियों को दिल्ली से निकालना चाहिए, पूरे भारत से निकालना चाहिए। तो जब सवाल पूछा तो अरविंद गांधी ने बांग्लादेशियों को समर्थन दिया, तो उसकी पोल खुल गई कि क्यों बांग्लादेशियों को समर्थन दे रहा है। बांग्लादेशी तो सिर्फ कांग्रेस को वोट देते हैं, कहीं वोट के लिए बांग्लादेशियों को सपोर्ट नहीं दे रहा, बांग्लादेशी तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। तो क्यों ये बांग्लादेशी को सपोर्ट दे रहा है? क्योंकि उसको सऊदी अरेबिया जिस चैनलों को पैसा दे रहा है, NDTV है, हिंदुस्तान टाइम्स है, बहुत सारे अखबारों को, उसका उसे सपोर्ट चाहिए। इसलिए सऊदी अरेबिया वाले चाहते हैं कि बांग्लादेशियों के खिलाफ कुछ मुहिम नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने बांग्लादेशियों को दिल्ली से निकालने की, भारत के निकालने की बात से मना कर दिया। फिर आप उससे सवाल पूछो कि भाई ये जो 16 साल का 17 साल का है मर्डरर, रेपिस्ट, टॉर्चरर, जिसने बुरी तरह से टॉर्चर किया था, दिल्ली का जो दिसंबर 16 को बस में जो हादसा हुआ, और कोर्ट ने सिर्फ उसको 3 साल की सज़ा की है, तो पूछो कि भाई आप उसके लिए फांसी मांगते हो या नहीं। और जब उसने मना किया कि नहीं, ये बेचारे 17 साल के लड़के को सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसकी पोल खुल गई। पोल खुल गई किनके सामने? क्योंकि पेड मीडिया ने तो इसको कवरेज ही नहीं दिया, लेकिन जो 2-4 कार्यकर्ताओं ने उससे ये सवाल पूछा था और उन्होंने जवाब देना पड़ा, या तो दे दिया, उनसे गलती हो गई या जानबूझ के हुई। उन्होंने जब कहा कि नहीं, ये 17 साल के बच्चे को 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए, और जब उन्होंने फांसी की सज़ा मांगने से मना किया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का में जो 18 से 16 साल इफ़ेक्टिव 1 जनवरी 2010, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि 16 से 18 आज की तारीख में कर दो तो इसको कोई सज़ा ही नहीं होगी। इफ़ेक्टिव 1 जनवरी 2010 तो इस आदमी को फांसी की सज़ा होगी, वो उसने कहने से मना कर दिया। फिर जब दूसरा सवाल पूछा एक वॉलंटियर ने कि भाई देश में जितने भी फ्लैट के मालिक है या लैंड के मालिक है, उनके नाम नेट पे डाल देने चाहिए। जैसे मेरे पास 4-5 फ्लैट है, तो डाल दो मेरा नाम नेट पे। मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास इतने फ्लैट है, डाल दो मेरा नाम राहुल मेहता, और ये फ्लैट इसके नाम है, ये फ्लैट इसके नाम है, ये फ्लैट मेरे, और मेरा 50% शेयर है, मेरे भाई का 50% शेयर है। तो डालने, तो उसने बोला, साफ साफ बोला कि नहीं, इस तरह से लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड है, वो नेट पे नहीं जाना चाहिए। अरविंद गांधी ने मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि इंडिया में जो अर्बन एरिया है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद ओनरशिप, मालिकी किसकी होती है? चर्चों की और वक़फ़ की। मंदिरों का नंबर 1 आता है रूरल लैंड में। जो रूरल एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन मंदिरों के पास है, लेकिन अर्बन एरिया में भारत सरकार के बाद दूसरा नंबर आता है वक़फ़ और चर्च का। वक़फ़ यानी मुस्लिम ट्रस्ट। अब ये सारे ओनरशिप रिकॉर्ड यदि नेट पे आते हैं तो ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगी। और ये भी बात खुल के सामने आ जाएगी कि कुछ शरद पवार जैसे लोग हैं जिनके नाम पे 10-10, 20-20 हज़ार फ्लैट है, उन्होंने ट्रस्टों के द्वारा या कंपनियों के द्वारा खरीद रखी है। गुजरात में भी बहुत सारे मिनिस्टर जिनके पास 20-20 हज़ार करोड़ की ज़मीन है, वो सब नेट पे आ जाता तो फिर वेल्थ टैक्स और वो सारी बात आती। लेकिन अरविंद गांधी ने जब मना किया कि ओनरशिप रिकॉर्ड नेट पे नहीं आना चाहिए, तो जिन कार्यकर्ताओं के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची उनके सामने ये पोल खुली।
दूसरा, वो जो वादे कर रहे हैं वो वादे सारे फाड़ के फेंक दो। सारी पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है वो फाड़ के टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसको टॉयलेट में जाने दो। जो उधारी का सौदा है कि मैं एमपी बनने के बाद ये करूँगा, मैं पीएम बनने के बाद मैं ये करूँगा, मैं सीएम बनने के बाद मैं ये करूँगा, वो उधारी का सौदा हमेशा घाटे का सौदा होता है। इतना बता कि अब तक तूने क्या किया। यदि तू कल ये करने वाला है तो वोट भी हम कल ही देंगे तेरे को। यानी मैनिफेस्टो है। क्यों? क्योंकि सारी पार्टियों का ये हिस्ट्री है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद वो अपने मैनिफेस्टो को फाड़ के फेंक देते हैं कि ये रद्दी ले जाओ, फेंक दो इसको। जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप राइट टू रिकॉल के लिए 15 साल से काम कर रहे हो 1998 का, ये देखो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में राइट टू रिकॉल लिखा है, क्यों नहीं जुड़ जाते उसमें। मैंने कहा भाई जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी राइट टू रिकॉल लिखा था 77 में, 70 तब। और आज सुब्रमण्यम स्वामी उसी पार्टी के नेता है, वो मैनिफेस्टो बोलते हैं कि मेरे पास कॉपी नहीं है। 2 साल से हमारे कार्यकर्ता उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 77 का जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नेट पे डालो। अब तो जनता पार्टी का वेबसाइट भी उन्होंने डिलीट कर दिया, वो तो पता नहीं, पर उन्होंने नेट पे नहीं डाला। और वो मुंह पे झूठ बोलते हैं कि 77 में कोई राइट टू रिकॉल का प्रॉमिस ही नहीं दिया था। और 77 में जैसे इलेक्शन खत्म हुए, जनता पार्टी के 90% एमपी ने बोला कि राइट टू रिकॉल बकवास कानून है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। लालू यादव, मुलायम यादव, ये सब के सब। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो आम आदमी पार्टी इलेक्शन खत्म होते ही उसके कैंडिडेट मैनिफेस्टो को फाड़ के फेंक देंगे, भूल जाएंगे क्या लिखा है। इसलिए मैनिफेस्टो देख के ना कांग्रेस को वोट दो ना बीजेपी पे वोट दो। भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि का मुद्दा पिछले 20-25 साल से पड़ा है। 1989 में उन्होंने राम जन्मभूमि की डिमांड की थी, उस पर इलेक्शन लड़े थे, 2 सीट मिली थी बीजेपी को 1984 में। 2 सीट से 1986 में बढ़ के 90 सीट हो गई। किस मुद्दे पे? राम जन्मभूमि के मुद्दे पे। उसके बाद वो 80 सीट बढ़ के 150 सीट हो गई, 150 से बढ़ के 180 सीट हो गई, ये राम जन्मभूमि के मुद्दे पे। 3 मुद्दे थे, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ। और जैसे ही वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी ने ऑर्डर दिया उनके कैडरों को कि आज के बाद यदि किसी ने कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मुद्दा उठाया तो मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। तो बीजेपी के जितने ऑर्गेनाइजेशन थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, उन्होंने पिछले 12-15 साल में काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि का एक भी पैम्पलेट नहीं बांटा। और आज हालत यह है कि मैं अहमदाबाद के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं और जब मैं उन्हें काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि की बात करता हूं तो वो मुझे देख के बोलते, ये कौन सा मुद्दा, आप नया मुद्दा क्यों ला रहे हो और इस नए मुद्दे की क्या ज़रूरत है। और तब मुझे उनको बोलना पड़ता है कि ये मुद्दा मैं नया नहीं ला रहा, तुम लोग 1988 में लाए थे और तुमने उसको दफना दिया था, मैं इस दफनाए मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो वाजपेयी चुन के आए थे अपने मैनिफेस्टो पे, वो मैनिफेस्टो के सारे पॉइंट उन्होंने फाड़ के फेंक दिए जैसे पीएम बने वो। यहाँ तक कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती करना था। और 1998 में जब 13 दिन की सरकार आई थी, 1996 में वाजपेयी की 13 दिन की सरकार आई थी, तब वाजपेयी इस कर्णावती के ही सांसद थे। अहमदाबाद से ही वो एमपी बने थे। अहमदाबाद गांधीनगर अहमदाबाद एक ही था उस समय। अहमदाबाद बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए गांधीनगर करके कंस्टिट्यूएंसी थी, लेकिन गांधीनगर कंस्टिट्यूएंसी हकीकत में 70% एरिया उसका अहमदाबाद अर्बन में ही आता है। तो खुद वाजपेयी ने अपनी मीटिंग में ये प्रॉमिस दिया था कि वो अहमदाबाद का नाम कर्णावती करेंगे, लेकिन वो उन्होंने जो प्रपोजल थी वो दबा दी। और आर्टिकल 370 वो भी भूल गए कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में से दूर करना है। तो सारी पार्टियां, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, वो अपने मैनिफेस्टो को इलेक्शन के बाद भूल जाती है। इसलिए उस उधारी के सौदे में मत पड़ो, वो क्या वादे कर रहे हो वो देखो ही नहीं। तो मैं अंत में समापन करूंगा कि वोट किस बेसिस पे दे। मैं कहूँगा कि ये देखो कि उस कार्यकर्ता ने, उस उम्मीदवार ने कौन कौन से अच्छे कानूनों के ड्राफ्ट
ड्राफ्ट का प्रचार किया, और ड्राफ्ट देखने के बाद तय करो कि ये कानून अच्छा था या नहीं। जैसे जन लोकपाल का बहुत ही खराब कानून था, जन लोकपाल विथ नो राइट टू रिकॉल। वो पास हो जाए, मल्टीनेशनल कंपनियां 2 साल में पूरा भारत टेक ओवर कर लेगी। और कानून के संबंध में तुम उसको सवाल पूछो, ऐसा नहीं कि वो खुद वो पेड मीडिया वाला उसको सवाल पूछे और वो उसको जवाब दे। वो तो पेड मीडिया को पहले से पैसे दे के रखे हैं कि इतने सवाल मत पूछना, सिर्फ इतनी इतनी बातों पे सवाल पूछना। जैसे ये जो अर्नब है, उसने कभी आज तक अरविंद गांधी को ये सवाल नहीं पूछा कि उस छठे आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए नहीं, दिल्ली वाला। क्यों नहीं पूछा भाई? आप दुनिया भर के सवाल पूछ रहे हो, इंडिया वांट्स टू नो, तो इंडिया ये भी जानना चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा क्यों नहीं हो रही। तो क्यों नहीं पूछा? किसी को नहीं पूछा उन्होंने ये सवाल। फिर इसी तरह से बांग्लादेशियों के ऊपर कभी आपने अर्नब को चिल्लाते हुए देखा है? बांग्लादेशियों के मुद्दे पे वो कभी नहीं चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया का पैसा उसकी चैनल को मिलता है। हिंदुस्तान टाइम्स के किसी पत्रकार ने कभी सऊदी बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया? अकेले दिल्ली में 1,00,000-2 लाख बांग्लादेशी है, पूरे इंडिया में करोड़ से ऊपर है, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है ये सब सवाल ना पूछने का। तो आप खुद तय करो कि आपके नेता को क्या सवाल पूछना है, और जब वो सवाल पब्लिक में पूछोगे तब उसकी पोल खुलेगी। तो वो सवाल के जवाब से आप वोट दो। यदि आपको देश में अच्छे कानून नहीं लाने, सिर्फ एक नेता अच्छा चाहिए, तो अच्छे नेता में तो है ये मायावती है, नरेंद्र मोदी, जो भी आपको अच्छा लगे उसको वोट दो। पर मैं क्यों उसको सपोर्ट नहीं करता कि वो काम आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हो। इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद आप एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेज दो। जैसे मैंने फरवरी में मैंने अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजा था कि भाई पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाओ कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है, और उस रेजोल्यूशन पे हमें वोट डालो। मतलब अच्छे पीएम बनाने का काम है वो इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। और इलेक्शन के टाइम आप पेड मीडिया रिपोर्ट पे मत जाओ कि पेड मीडिया है वो किन किन पार्टियों की तारीफ करेगा, क्योंकि पेड मीडिया का धंधा ये है कि जो बिके हुए उम्मीदवार हो उनकी बुरी बुरी तारीफ करना, और चैरिटी अस्पताल चलाना और ये सब बकवास है, इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। धन्यवाद।